Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the part 3 of your chapter number 1, that is the rise of nationalism in Europe. So our today's topic is the making of nationalism in Europe. कैसे nationalism यूरोप के अंदर बना, ठीक है, स्टार्ट हुआ. और अगर आपने पहले की वीडियोस या इसके पार्ट्स नहीं देखे तो प्रीवियस पार्ट जा करके देखिए, उसके बाद ये पार्ट स्टार्ट करिए. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो यू कैन शेयर दिस चैप्टर with others. So if you look at the map of mid 18th century Europe, you will find that there were no nation state as we know them today. कहने अगर आप मिड 18th सेंचुरी का यूरोप का मैप देखेंगे तो उस टाइम पर ऐसे नेशन स्टेट्स या ऐसी कंट्री डिवाइडेड नहीं थी. उस टाइम पे सब मिले जुले मिल के रहते थे, ठीक है, एक ही आप कह सकते हो जगह थी, बट वो वैसे डिवाइडेड नहीं थी, अलग तरीके से डिवाइडेड थी. व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स. अब जैसे हम अलग अलग कंट्री बोलते हैं, जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड, उस टाइम पर ही किंगडम जो थे ऐसा नहीं था कि किस तरीके से डिवाइड थे, या तो किंगडम्स बने हुए थे, अलग अलग राजा इनको रूल कर रहे थे. ड्यूचीज थी यानी डच इनको रूल कर रहे थे, या फिर कैंटोन्स थे, कैंटोन्स यानी अलग अलग प्रांत आप कह सकते हो, ऐसे बने हुए थे. हुज रूलर हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज, और जो भी रूलर हुआ करता था उसका पूरा अपना राज चलता था. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, और जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था वो ऑटोक्रेटिक जो मोनार्की हुआ करते थे उनके अंडर में था. विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल, और उस टेरिटरी के अंदर अलग अलग तरीके के लोग मिक्स होकर रहते थे, डाइवर्सिटीज़ थे, ठीक है, डाइवर्स पीपल थे. दे डिड नॉट सी देमसेल्व एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, और वो अपने आप को एक फील नहीं करते थे क्योंकि उनका कल्चर, लैंग्वेज आप कह सकते हो, उनका कस्ट्यूम, बहुत चीज़ें, खाना वगैरह सब अलग था, ठीक है. ऑफन द इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और उनकी लैंग्वेजेस भी अलग थी एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. द हैब्सबर्ग एम्पायर एंड रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, तो जो हैब्सबर्ग एम्पायर था जिसने रूल करा ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर, फॉर एग्जांपल वॉज अ पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन. तो मतलब वो एक पैच वर्क था. पैच वर्क यानी बहुत से जो छोटी छोटी कंट्रीज़ कह सकते हैं आप, वो सब कंबाइन थी, ठीक है, उसके अंदर आती थी ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर, हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर. इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द स्टूडेंटलैंड एज वेल एज बोहीमिया वेयर द अरिस्टोक्रेसी वॉज प्रिडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग. तो बोहीमिया में अरिस्टोक्रेसी कैसी थी, जर्मन स्पीकिंग वाली थी. इट ऑल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस, इटालियन बोलने वाली प्रोविंसेस भी थी, लोम्बार्डी एंड वेनेटिया. इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक माग्यार, तो हंगरी के अंदर माग्यार बोलने वाले लोग ज़्यादा थे. वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, बाकी की बची हुई मिक्स डायलेक्ट्स इन मिक्स लैंग्वेजेस बोलती थी. इन गैलिशिया द अरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश, तो गैलिशिया में अरिस्टोक्रेसी जो थी वो क्या बोलते थे, पॉलिश बोलते थे. बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप इन देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द एम्पायर मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट ग्रुप. तो इन तीनों के अलावा, मतलब ये तो डोमिनेंट ग्रुप थे, कह सकते हो बड़े ग्रुप थे, इसके अलावा बाउंड्रीज़ के, एम्पायर की बाउंड्रीज़ में और मतलब बहुत ढेर सारे लोग रहते थे जो कि आप कह सकते हो पीजेंट पीपल्स या किसान टाइप लोग रहते थे. बोहीमिया एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, सोल्विनिया इन कोरोनिरोला, क्रोड्स टू द साउथ एंड रूमोन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया. तो ऐसे लोग रहते थे मिक्स होकर के. Such differences did not easily promote a sense of political unity. तो इस जो इतना फ़र्क था लोगों के बीच में, तो इससे पॉलिटिकल यूनिटी बन तो पा नहीं रही थी. द ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वॉज अ कॉमन एलिगेंस टू द एम्पायर. सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी कि इनका राजा जो था वो एक ही था, ठीक है, जिनके अंडर में ये लोग आते थे. नाउ द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, जानते हैं भाई इनके बारे में. तो सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वॉज अ डोमिनेंट क्लास. तो अरिस्टोक्रेसी आप याद रखिए डोमिनेंट क्लास है, यानी जो सबसे टॉप पे है, बाकी सबको डोमिनेट कर रहा है, दबा रहा है ऑन द कॉन्टिनेंट. द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ. अच्छा, जो मेंबर्स थे उनका जीने का तरीका, लाइफ का तरीका एक ही था. दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स. दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड्स, भाई जो ज़मीन होती थी वो भी वही ओन करते थे, और जो टाउन हाउसेस होते थे वो भी होते थे उनके पास, यानी अरिस्टोक्रेसी के पास. दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी. फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे वो अपने आप की डिप्लोमेसी दिखाने के लिए, सोसाइटी उनकी हाई थी इसलिए. देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, और उनकी जो फैमिलीज थी वो शादी की वजह से कनेक्ट रहती थी, यानी उनकी रिश्तेदारी जो थी आपस में मैरिजेस की वजह से थी. दिस पावरफुल अरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप. वैसे ही बहुत छोटा सा ग्रुप था. द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री, और बाकी की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन थी वो किसान थी या गरीब थी आप कह सकते हो. टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज
फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर, तो बहुत सी जो ज़मीन थी उस पर किराएदार रहते थे, छोटे छोटे ओनर्स रहते थे. वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ द लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्व्स. तो जो मतलब ये सेंट्रल यूरोप था, उनका जो पैटर्न था लैंड होल्डिंग का, उसको कैरेक्टराइज कौन कर रहा था? वास्ट स्टेट में सर्फ जो थे वो कल्टीवेट कर रहे थे. ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर्फ कौन? सर्फ जो है वो बंधुआ मजदूरों को कहते हैं. ठीक है, जो बंधक बना के रखे जाते हैं उन्हें सर्फ्स कहते हैं. In western and part of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production of the for the market. क्या हुआ? वेस्टर्न पार्ट जो थे सेंट्रल यूरोप के, वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रो हुआ, ट्रेड स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से ग्रोथ हुई टाउन्स की, टाउन्स डेवलप हुए, और फिर एक क्लास निकल के आया जो कि नाम था उस क्लास का कमर्शियल क्लास, जो किस वजह से एग्जिस्ट करा कि प्रोडक्शन होगा मार्केट में, तो वो कौन करेगा? वो किसान नहीं करेगा, वो एक एरिस्टोक्रेट नहीं करेगा, तो उसके लिए कैसा इंसान चाहिए? जो थोड़ा स्किलफुल हो. इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. तो इंग्लैंड में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया 18th सेंचुरी की सेकेंड हाफ में. बट इन फ्रांस एंड पार्ट ऑफ द जर्मन स्टेट इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. बट जर्मन स्टेट में, ठीक है, और फ्रांस के कुछ पार्ट में कब स्टार्ट हुआ? 19th सेंचुरी में. इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप केम इन टू बींग, तो एक नया सोशल ग्रुप आया. अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, ये थी एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन. ठीक है, एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसको हमने नाम दिया मिडिल क्लास, क्योंकि इसके अंदर कौन आते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, ये सारे लोग आते हैं. इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर, बट सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में इन लोगों का जो नंबर था कमर्शियल ग्रुप का कम था. टिल लेट 19th सेंचुरी इट वॉज अमंग द एजुकेटेड, तो 19th सेंचुरी में तक इनका नंबर कम था, और ये लोग किसके बीच आते थे? एजुकेटेड भी होते थे. लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलैरिटी. तो क्या वो ये लोग क्योंकि पढ़े लिखे थे, तो जो लिबरल मिडिल क्लास था, जो आज़ादी चाहता था, उसने ये आइडिया लाया कि भाई नेशनल यूनिटी होनी चाहिए लोगों के बीच, और जितने भी एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस हैं जो टॉप क्लास को मिल रही हैं, ये सब भी क्या होनी चाहिए? अबॉलिश होनी चाहिए, क्योंकि इनको फालतू की पॉपुलैरिटी मिल रही है, ये डिज़र्व नहीं करती. तो यहाँ से आप कहोगे जो कि जब प्रोडक्शन बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तभी जो है एक नया क्लास बना जो कि मिडिल क्लास था, जो कि कमर्शियल क्लास था, उसने ये आवाज़ उठाई. ओके, सो आज का हम जो टॉपिक है वहीं तक रखेंगे. नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. और आई होप आपको समझ में आया होगा. एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. And don't forget to hit the like button, also subscribe if you hadn't, and do share it with the others. We'll meet in the next class. Till then, take care.